हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत वेलकम है। और बेटा आज हम लेकर के आए हैं अपनी केमिस्ट्री सीरीज़ का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेट्स नाउ स्टार्ट। अब हम करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम पता पड़ रहा है, या चैप्टर का नाम हमें आइडेंटिफाई है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि उसके अंदर हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अब एटम की स्ट्रक्चर के अंदर भी एंटीरियर व्यू, जो अंदर का व्यू होता है ना, कि कहाँ पे न्यूक्लियस होता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ पे प्रोटॉन होते हैं, कहाँ पे न्यूट्रॉन होते हैं, वो चीज़ हमें वहाँ पे जा कर के पढ़नी है, उसके बारे में स्टडी करनी है, उसके बारे में यहाँ पे जा कर के स्टडी करनी है। तो आप देखिएगा इसे फटाफट। तो मैं एटम की स्ट्रक्चर के बारे में सारा पढ़ना है कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, कहाँ पे इसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं और कैसे एटम फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है। वो हमें देखना है कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं, प्रोटॉन से कैसे बना होता है, न्यूट्रॉन से कैसे बना होता है, कहाँ न्यूक्लियस होता है, कहाँ उसमें ऑर्बिट होते हैं। मतलब उसके बारे में हमें डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, जिसी वजह से इसका नाम दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इसके अंदर जो दिया गया है कुछ ना कुछ थ्योरी, जो हमारी साइंटिस्ट थे वो हमारी थ्योरी देते थे, कुछ हाइपोथेसिस हमें बताते थे कि एटम ऐसा होता है, एटम ऐसा होता है, इन फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी हाइपोथेसिस बताई थी एटम के बारे में, जिनके लिए या जिनको हम सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। और उस थ्योरी में भी सबसे पहली है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आइए हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोलेंगे, देखिए, एटम इज कंसीडर्ड टू बी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि जो एटम बना होता है वो मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना होता है। किसका बना होता है? मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना होता है। कोई मैटर है और मैटर के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उसका एटम बना होता है। यानी कि एटम किसका बना हुआ होता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते क्या हैं? सभी के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, बस मैं आपको बता रहा हूं फंडामेंटल पार्टिकल ऐसे इनविजिबल पार्टिकल होते हैं जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बेसिकली हम पिछले कई सालों से इनको ही हम फंडामेंटल पार्टिकल मानते आ रहे हैं, बट लेकिन अब ऐसा नहीं है। इनके अलावा और भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल मानते हैं, बट लेकिन जब तक मैं आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताता हूं तो आपको 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल मान के चलने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जो हमारा एटम है वो किसका बना हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। तो सबसे पहले देखिए, एटम इज कंसिडर्ड टू बी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि जो एटम जो है किसका बना होता है? वो फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना होता है। और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स, इस एटम के लिए हमने इलेक्ट्रॉन मान लिया, इसको प्रोटॉन मान लिया और इसको न्यूट्रॉन मान लिया। आगे देखिए, इट कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय इट्स नेम, इसी वजह से इसका जो नाम है वो क्या दिया गया? एटम। इसी वजह से जो इसका नाम पड़ा एटम, कि जो ऐसा मैटर जो फंडामेंटल पार्टिकल का बना हुआ होता है, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को हम एटम बोलते हैं। मेरी बात समझना बेटा, ऐसा मैटर जो फंडामेंटल पार्टिकल का बना हुआ होता है और साथ में हम जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एटम। तो एटम का मतलब होता है, अगर देखें ग्रीक लैंग्वेज में एटम का मतलब होता है इनविजिबल, मतलब दिखाई नहीं देना। क्या हम किसी भी मैटर के एटम को देख सकते हैं? हम किसी भी मैटर को एटम को नहीं देख सकते। क्या हम अपनी जो नेक्ड आइज हैं, नंगी आंखें हैं, बिल्कुल एकदम बिना माइक्रोस्कोप के, क्या हम एटम को देख सकते हैं? क्या हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते। इसलिए जो है एटम का मतलब जो माना गया है वो इनविजिबल माना गया है, मतलब अदृश्य, हम उसको देख नहीं सकते। और इसी बात को जो बताया था वो बताया था जॉन डाल्टन ने। किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। यही बात किसने कह दी थी? जॉन डाल्टन ने कह दी थी। और इस बात कहने के बाद, ये बात बताने के बाद उसने तुरंत अपनी थ्योरी दे दिया था, जिसको हम जानते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से।
तो इस लाइन का मतलब जो ऊपर जो पैराग्राफ है मैं उसको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। ये कहता है कि जो एटम जो होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। अभी तक हम फंडामेंटल पार्टिकल लेके चलेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इसका मतलब हमारे जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ होता है। ये बात मान करके चलते थे, ठीक है। इसके अलावा आप मान के चलना कि क्या आप इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर सकते हैं, क्या आप प्रोटॉन को डिवाइड कर सकते हैं, क्या आप न्यूट्रॉन को डिवाइड कर सकते हैं? हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। इसका मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते, प्रोटॉन को डिवाइड नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब आप एटम को भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो यानी कि जब हम डिवाइड नहीं कर सकते तो हमारे दिमाग में तुरंत एक विचार आया कि एटम जो है किसी भी मैटर का एक ऐसी प्रॉपर्टी है या ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को ही एटम बोलते हैं। अब उसके बाद देखा, जैसे हमने इन सारी सब चीजों के बारे में देखा तो देखा जो एटम है वो तो एटम को नाम दे दिया इनविजिबल, एटम को नाम दे दिया इनविजिबल। क्यों? क्यों हम एटम को देख नहीं सकते, हम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते, प्रोटॉन को देख नहीं सकते, न्यूट्रॉन को देख नहीं सकते, तो इसका नाम जो पड़ गया वो इनविजिबल पड़ गया। तो यह आप लिख सकते हैं एटम इज ए इनविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या बोलेंगे बेटा? एटम इज द इनविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइड, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम किसी भी मैटर का वो फंडामेंटल पार्टिकल है, एटम किसी भी मैटर का वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। यानी कि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते उसे ही हम क्या बोलते हैं? एटम। पर लेकिन आज के टाइम में क्या एटम को डिवाइड करना पॉसिबल हो गया? हाँ, आज के टाइम में एटम को डिवाइड करना पॉसिबल हो गया। जब हम एटम को डिवाइड करते हैं तो मुझे एक तरफ इलेक्ट्रॉन भी दिखता है, एक तरफ प्रोटॉन भी दिखते हैं, एक तरफ उसका न्यूट्रॉन भी दिखता है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी दिखते हैं और ऑर्बिट के बारे में भी हमें पता चलता है। मतलब डाल्टन के अकॉर्डिंग, जब डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी उनके अकॉर्डिंग तो हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, बट लेकिन आज के मॉडर्न टाइम की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो वे सिर्फ ये जो बताया, ग्रीक वर्ड में एटम का मतलब होता है इनविजिबल, दिखाई नहीं, देखा ना, दिखाई नहीं देना, इस बारे में बताया था जॉन डाल्टन ने। और जैसे ही इसके बारे में बता दिया तुरंत अपनी थ्योरी को डिक्लेयर कर दिया। तो सबसे पहले मैं जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं बताऊं, जब ये थ्योरी आपके स्कूल में पूछी जाएगी 1 या 2 नंबर में, तो आपको कम से कम इसके अंदर 5 पॉइंट लिखने हैं। जैसे ही आप ये 5 पॉइंट लिख लोगे ना तो आपको प्योर 5 नंबर मिलेंगे, प्योर 3 नंबर मिलेंगे। अगर 2 नंबर में पूछी जाएगी तो 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई पॉइंट इसके अंदर होते ही नहीं है। तो आइए सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। उसने बोला फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, क्योंकि डाल्टन ने अपने एटम के बारे में थ्योरी दी तो उनके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो ईच एलिमेंट मेड अप ऑफ टिनी इनविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। यानी कि ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट जो है छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल्स का बना होता है, छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल्स का बना होता है, जिनको हम एटम बोलते हैं। कोई भी एलिमेंट, सपोज करो ये मार्कर है, ये मार्कर भी जो है छोटे 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 की जगह मैंने टीनी वर्ड यूज किया है, साथ में इनविजिबल भी है, मतलब ये देखें ये छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल का बना हुआ होता है जिसको हम एटम बोलते हैं। तो लाइन याद हो जाएगी कि ईच एलिमेंट मेड अप ऑफ टीनी इनविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। बात समझ में आई? नंबर सेकंड, ड्यूरिंग रिएक्शन, जब रिएक्शन होती है एटम की किसी भी मैटर में, देन द पार्टिकल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। जब किसी भी एलिमेंट की केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चलेगी, जब केमिकल रिएक्शन चल रही है एलिमेंट के बीच में, 2 एलिमेंट हैं, अब उन 2 एलिमेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन चल रही है, तो उस रिएक्शन में हमारे हर एक एलिमेंट के एटम भी पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे आपको समझ में आएगा, मेरे पास एक एलिमेंट है X, ठीक है, और वो बहुत सारे एटम्स का बना होता है। एक एलिमेंट है Y, तो जब X एलिमेंट Y के साथ रिएक्शन करेगा या Y एलिमेंट X के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन में X के एटम भी पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्शन में X के एटम भी पार्टिसिपेट करेंगे और रिएक्शन में Y के एटम भी पार्टिसिपेट करेंगे। मेरी बात समझ में आई? मैं बात क्या कर रहा हूं कि एक मेरे पास X एलिमेंट है और एक मेरे पास Y एलिमेंट है।
X और Y आपस में रिएक्शन करेंगे। तो जब X रिएक्शन करेगा तो X जो है X के साथ X के एटम भी पार्टिसिपेट करेंगे, Y के साथ Y के एटम भी पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब डाल्टन ये बोलता था जब दो एलिमेंट आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उस रिएक्शन में उन एलिमेंट के एटम्स या उनके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो यही तो बोला, ड्यूरिंग रिएक्शन के टाइम पे किसी भी मैटर में देन द पार्टिकल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, कि रिएक्शन के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल ऑफ देम बिल्कुल समझ में आ रहा है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, all atom of the matter in same and identical, यानी कि जो मैटर होता है तो कोई भी मैटर होता है उसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम मिलते हैं कि नहीं मिलते, सेम काइंड ऑफ एटम। जैसे सपोज करो ये मार्कर है, ये मार्कर जो है प्लास्टिक की बॉडी का बना होता है, मतलब ये कैसा मार्कर है, प्लास्टिक मैटर है। कैसा मैटर है बेटा, प्लास्टिक मैटर है। अब इसके अंदर सभी जगह प्लास्टिक के एटम होंगे, ये तो नहीं है कि यहाँ प्लास्टिक का एटम है, यहाँ आयरन का एटम है। तो यानी कि पूरे मैटर के अंदर प्लास्टिक के ही एटम प्रेजेंट होते हैं। तो उसने बोला कि एक ही टाइप के मैटर के अंदर अगर बुक है तो बुक के अंदर बुक के ही एटम होंगे, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के एटम होंगे, स्टील है तो स्टील के ही एटम होंगे, वुड है तो वुड के ही एटम होंगे। तो उसने बोला एक मैटर के अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, एक मैटर के अंदर एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऑल एटम ऑफ द मैटर इन सेम एंड आइडेंटिकल, यानी कि एक ही मैटर के अंदर जितने भी एटम होते हैं वो सेम होते हैं और साथ में आइडेंटिकल भी होते हैं। कुछ बात समझ में आई? तीनों पॉइंट समझ में आ गए। नंबर 4 पॉइंट, एटम ऑलवेज फॉलो कंजर्वेशन ऑफ मास। एटम जो फॉलो करेंगे, जो एटम्स फॉलो करते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करते हैं। क्यों? जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे, आपने 10th में पढ़ा होगा, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया जाता है तो जितने एटम रिएक्टेंट के होते हैं क्या उतने ही एटम प्रोडक्ट के होते हैं? बिल्कुल। इसी वजह से हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। इसी वजह से हम बेटा क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। यानी कि जितना एटम रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे क्या उतना ही एटम हमारा प्रोडक्ट का होना चाहिए। तब जाकर के जितने फंडामेंटल पार्टिकल रिएक्टेंट के होंगे उतने ही फंडामेंटल पार्टिकल प्रोडक्ट के अंदर भी मिलेंगे। यानी कि ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात भी उसने, डाल्टन ने बताई थी कि एटम ऑलवेज फॉलो कंजर्वेशन ऑफ मास रूल। उसके बाद नंबर 5, एन एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल एंटिटी, यानी कि कोई भी एटम जो है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। ये बात थोड़ी सी आगे चल के फेल हुई और एक यही ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपकी फेलियर बन चुकी थी। और ये फेलियर कौन बनाने वाला था? एक नए साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने इसके ऊपर वर्क किया, इसके ऊपर रिसर्च की और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को फेल कर दिया। यानी कि एक ही ऐसा ये लूज पॉइंट था इनकी थ्योरी के अंदर जिसकी वजह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई थी। क्या पॉइंट था? एन एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल एंटिटी, यानी कि जो भी एटम बना होता है वो न्यूट्रल बना होता है। अब न्यूट्रल बनने का रीजन सबसे पहले आप समझेंगे, मैं आपको बताऊं। जो इलेक्ट्रॉन होता है आपके अपने पास कैसा चार्ज रखेगा? इलेक्ट्रॉन अपने पास नेगेटिव चार्ज रखता है। प्रोटॉन अपने पास कैसा चार्ज रखता है? पॉजिटिव चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है। और न्यूट्रॉन अपने पास न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब ये होता है अगर कोई भी एटम होता है, कोई भी एटम, अब उस एटम के पास देखा कि सेंटर पार्ट में तो क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। चलो मेरे पास न्यूट्रॉन है और मैंने मान लिया इसके अंदर 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन के साथ मैंने यहाँ मान लिया यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से। तो यानी कि अब इस कंडीशन में देखो कि अगर आपका जितना नेगेटिव चार्ज होगा अगर उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तब जाकर के तो क्या हो सकता है? न्यूट्रल हो सकता है, वरना न्यूट्रल नहीं हो सकता। क्योंकि एटम्स के अंदर आयंस भी बना लिए जाते हैं। आयंस बनाने आप जानते हैं कि अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो उसे कैटायन बोलते हैं और जिस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है ज़्यादा उसे एनायन बोलते हैं।
कुछ मेरी बात क्लियर आई? तो इस कहने का मतलब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरे वाला पैराग्राफ तो समझ में आ गया होगा। एक बार मैं जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में दोबारा बता रहा हूं। डाल्टन ने ये बोला कि हर एक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट बना होता है वो छोटे छोटे टीनी इनविजिबल पार्टिकल्स का बना होता है, जिन्हें हम एटम बोलते हैं। कहने का मतलब है हर एक एलिमेंट एटम का बना होता है और एटम के अंदर छोटे छोटे टीनी इनविजिबल पार्टिकल होते हैं। पहला पॉइंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जब एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो एलिमेंट के साथ साथ उनके एटम भी पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। जैसे एक एलिमेंट X, एक एलिमेंट Y। अब X के अंदर X के एटम होंगे, Y के अंदर Y के एटम होंगे, तो X और Y आपस में रिएक्शन करेंगे। मतलब X के एटम भी आपस में रिएक्शन करेंगे और Y के एटम भी आपस में रिएक्शन करेंगे। ये दो बात हो गई। तीसरी बात, ऑल एटम ऑफ द मैटर इज सेम एंड आइडेंटिकल, कि जितने भी एटम हैं, यानी कि एक जितना भी मैटर है, अगर सेम काइंड ऑफ मैटर, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक, आयरन है तो आयरन, वुड है तो वुड, सेम काइंड ऑफ मैटर के अंदर सेम काइंड ऑफ एलिमेंट मिलेंगे, सेम काइंड ऑफ मैटर के अंदर सेम काइंड ऑफ एटम मिलेंगे। अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के ही एटम मिलने चाहिए। यानी कि उसने क्या बोला कि ऑल एटम ऑफ द मैटर, मैटर के अंदर जितने भी एटम होते हैं, यानी कि सेम काइंड ऑफ मैटर के अंदर जितने भी एटम होते हैं वो सेम होंगे और आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल प्योर होंगे और सेम होंगे। तीसरी बात समझ में आ गई। नंबर 4, एटम इज ऑलवेज फॉलो कंजर्वेशन ऑफ मास रूल, यानी कि जो एटम फॉलो करता है वो कंजर्वेशन ऑफ मास रूल को फॉलो करेगा। क्यों? जब कोई भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं एलिमेंट्स के बीच में, तो जितने एटम रिएक्टेंट के पास होते हैं, क्या उतने ही एटम प्रोडक्ट के पास बनेंगे? बिल्कुल। इसी वजह से हम केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, कि जितना नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के होना चाहिए उतना ही नंबर ऑफ एटम हमारा प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड के एटम और राइट हैंड साइड के एटम बराबर होते हैं। यानी कि ये बात भी किसने बोली थी? डाल्टन ने बोली थी। उसके बाद एन एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल एंटिटी, यानी कि इसका मतलब जो भी एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, जबकि ऐसा नहीं है, सारे एटम न्यूट्रल नहीं होते हैं। वो डिपेंड करता है किसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और किसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर आ गए तो वो एटम न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं, जबकि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर सपोज करो मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, आपस में कैंसिल आउट होकर न्यूट्रल बन जाते हैं। पर लेकिन किसी भी सिचुएशन में अगर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो इसका मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, और दूसरी सिचुएशन में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वहां पे उस सिचुएशन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। और जब तुम्हें पता है कि जब कोई भी बॉडी न्यूट्रल नहीं होती तो वो आयंस बनाती है। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव आयंस को एनायन बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आई। और इसी स्टेटमेंट की वजह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई थी बेटा। इसलिए मैं अभी स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, इसी स्टेटमेंट की वजह से मैं आपको ये बताऊंगा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्यों फेल हो गई। इसे नोट डाउन कीजिएगा। तो बेटा उसके बाद जो हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा तो उसमें सबसे पहले लास्ट में पॉइंट आया था कि ऑल एटम इज न्यूट्रल एंटिटी। इसका मतलब कि सारे जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल टाइप में होते हैं, यानी कि न्यूट्रल होते हैं। इसी की वजह से जो हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और रिजेक्ट करने के बाद एक साइंटिस्ट आए थे। ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिजेक्ट किया था? उनका नाम था बेटा माइकल फैराडे। तो देखिए माइकल फैराडे ने थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के ऊपर भी बात की थी और थोड़ा सा हमारे साथ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले इनकी स्टेटमेंट को सुनते हैं माइकल फैराडे। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज रिजेक्टेड, कि मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था, कि क्यों डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था, इसके बारे में हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले माइकल फैराडे। तो कौन से साइंटिस्ट थे बेटा? वो माइकल फैराडे थे। तो माइकल फैराडे ने देखा, ऑब्जर्व्ड दैट द सम मैटर आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
which require charge carrier than the he concluded that these must be same charge particle inside the atom। अब इसका मतलब सबसे पहले क्या होता है, इसको ध्यान, उन्होंने बोला कि माइकल फैराडे ये कह रहे थे डाल्टन की थ्योरी को देख करके कि डाल्टन ने कह दिया था कि भाई जो हमारा एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, पर माइकल फैराडे ने कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं देखा, कुछ कुछ एटम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं, या कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दिया जाता है, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दिया जाता है। अब जैसे सपोज करो, अगर आप मुझे एग्जांपल समझाने की कोशिश करो, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप एक ही चीज बताओगे, सबसे पहले या तो आप कॉपर को बताने वाले हो, कॉपर, यानी कि सबसे पहले आप यहां पे कॉपर को बताओगे, यानी कि कॉपर बोले तो Cu, और एक आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिल्वर, वो एक आपका क्या हो जाएगा सिल्वर, इस तरीके से सिल्वर Ag, इन दोनों को आप लोगो क्योंकि सिल्वर के वायर और कॉपर के वायर, इन दोनों चीजों के बारे में वायर बनाए जाते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो थोड़ा सा आप 10th क्लास का कंसेप्ट देखना, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारे पास ये कोई सपोज करो ये कंडक्टर है, ठीक है ना, इस तरीके से, यहां ये कंडक्टर है इस तरीके से, और इस कंडक्टर को मुझे बैटरी से कनेक्ट कर दें, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और यहां इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब जैसे ही क्या करेंगे, यहां से हमने बैटरी का स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है आई, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है आई, यानी कि फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बट लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक चलता है, उसी टाइप से फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, वो इसी तरीके से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से चल करके आएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसका मतलब कोई ना कोई मैटर जो है क्या हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहा है, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन भी फ्लो हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो वो कौन सा चार्ज कंसीडर करके जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज कंसीडर करके लेके जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएंगे नेगेटिव चार्ज। तो मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पे जो कोई कॉपर एटम है, यानी कि जो कॉपर है, सपोज करो कंडक्टर कॉपर का बना हुआ है, ये यहाँ न्यूट्रल कहां से हो गया, ये न्यूट्रल कहां से हो गया, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो मैं इसे कैसे कह दूं कि कॉपर एक न्यूट्रल है? हां, ऐसे केस में मैं इसको न्यूट्रल बता सकता हूं कि अगर इसके मूविंग चार्ज जो है या मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो तो नेगेटिव चार्ज रखे, बट लेकिन इसके इनसाइड उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाए, उसके इनसाइड यानी कि उस कॉपर एटम के इनसाइड उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाए। तो इस सिचुएशन में जाकर के हमारा जो एटम होगा वो न्यूट्रल हो सकता है। ये बात माइकल फैराडे ने बोली थी। उसने बोला माइकल फैराडे ऑब्जर्व दैट, उन्होंने देखा सम मैटर आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि कोई ना कोई जो मैटर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के एबल होते हैं, यानी कि वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। बात क्लियर है? उसके बाद इन विच रिक्वायर्ड चार्ज कैरियर, उन्हें चार्ज की जरूरत होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए मुझे कौन से चार्ज की जरूरत पड़ेगी बेटा? नेगेटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो नेगेटिव चार्ज जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक, और इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन है वो आ रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो होती है? नेगेटिव चार्ज की। तो हम न्यूट्रल कैसे बोल सकते हैं? तो न्यूट्रल की बात सुने, दैट दीज मस्ट बी सेम चार्ज पार्टिकल इनसाइड द एटम। ये न्यूट्रल तब हो सकता है जब सेम चार्ज पार्टिकल इनसाइड द एटम बिटवीन अकॉर्डिंग टू उनके अनुसार एटम इज न्यूट्रल ड्यू टू ट्रू, एटम न्यूट्रल हो सकता है, ये बात सत्य है, बट बोथ टाइप ऑफ चार्ज
पार्टिकल इनसाइड ऑफ द एटम, जब दोनों टाइप के चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर प्रेजेंट हों। एटम तभी भी न्यूट्रल हो सकता है जब दोनों टाइप के चार्ज पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट हों। यह बात लास्ट में माइकल फैराडे ने बता दी थी। दैट्स क्लियर। इसका मतलब वो जब तक नहीं बता रहे थे माइकल फैराडे, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सारे एटम न्यूट्रल हो जाए। कुछ एटम ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो कराते हैं, यानी कि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है। बट लेकिन अगर हम देखें कि कोई भी एटम तब न्यूट्रल हो सकता है जब उस एटम के अंदर दोनों टाइप के चार्ज प्रेजेंट हों। जैसे सपोज करो आपके पास कोई भी एटम है, अब इस एटम के अंदर अगर मैं बात करूं, इस एटम के अंदर प्रोटॉन भी है। क्या है बेटा? प्रोटॉन। अब मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 7, नंबर ऑफ 7 प्रोटॉन, इसका मतलब कितना हो गया? 7 पॉजिटिव चार्ज हो गया, 7 पॉजिटिव चार्ज। गुड। कैसा चार्ज हो गया बेटा? 7 पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हमारा क्या है? न्यूट्रॉन भी है, और न्यूट्रॉन भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, नो चार्ज, नो चार्ज, नो चार्ज। सपोज करो इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन, यहां तो इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के मतलब यहां पे सपोज करो 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 7 नेगेटिव चार्ज, मतलब 7 प्रोटॉन है और 7 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब 7 ही पॉजिटिव चार्ज है और 7 ही नेगेटिव चार्ज है। तो मैं इस एटम पे टोटल चार्ज आपसे पूछने लगूं तो टोटल चार्ज ऐड करने की प्रॉपर्टी तो आपके पास वही होती है कि टोटल चार्ज TC इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज, तो प्लस माइनस माइनस, तो पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज। अगर 7 पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस 7 ही नेगेटिव चार्ज है, कैंसिल आउट, इसका मतलब 0, यानी कि टोटल चार्ज 0। और जब हमारा टोटल चार्ज 0 आ सकता है तब जाकर के कोई एटम न्यूट्रल हो सकता है। ये लास्ट स्टेटमेंट बता दिया था किसने? पूरा कंक्लूड करके माइकल फैराडे ने। और इसी वजह से यहां पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई थी। आई ना बात समझ में? इसको नोट कीजिएगा फटाफट आप।